बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज से हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स एक सीरीज वाइज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक तमाम के तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में वो टॉपिक्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूं और उम्मीद भी करूंगा कि आप लोगों को वो समझ भी आएंगे। ठीक हो गया? तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, तो बगैर कोई वक्त जाया किए टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो क्वांटिटीज हमारे पास ना बच्चों दो टाइप की होती हैं। ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल और एक होती है नॉन फिजिकल। अब फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नेम से ही जाहिर है कि वो क्वांटिटीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हों, जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकें। ठीक हो गया? तो कौन सी क्वांटिटीज? मेजरेबल क्वांटिटीज, मेजरेबल क्वांटिटीज। और यहां पे कौन सी क्वांटिटीज आ जाएंगी? नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए बच्चों, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये वो क्वांटिटीज होंगी जो फिजिकली हम लोग जिनको देख पाएंगे, जिनको टच कर पाएंगे, जिनको मेजर कर पाएंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनको फिजिकली ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हो और ना ही मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब सिंपली मैं अगर इसकी एग्जांपल्स के ऊपर आऊं तो यहाँ पे हम मास की बात करते हैं, हम यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं, हम टाइम की बात करते हैं, इट्सेट्रा। ठीक है, ये तमाम की तमाम बच्चों वो क्वांटिटीज हैं जो कि मेजर हो सकती हैं। ठीक है, जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। और दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास पेन, स्माइल, उसके अलावा स्मेल, ठीक हो गया, इट्सेट्रा। ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं ना तो जिनको हम देख सकते हैं और ना जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब आपको पेन हो रहा है, अब क्या कहेंगे? मुझे 10 kg पेन हो रहा है, मुझे 15 kg पेन हो रहा है? नहीं, आप पेन को मेजर ही नहीं कर सकते। स्मेल, आपको स्मेल आ रही है, आप नहीं मेजर कर सकते। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और वो क्वांटिटीज जो कि मेजर हो सकती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक हो गया? और फिजिक्स के अंदर तो हम टोटली फिजिकल क्वांटिटीज को ही देखते हैं, हम नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया? स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। उसके अलावा हम फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद इसका जो ये सेकंड पॉइंट है दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक्चुअल में बच्चों कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किस किस चीज में? किसी अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी से, मतलब किसी स्टैंडर्ड से। इसको आप स्टैंडर्ड का वर्ड भी कह दे सकते हैं। ठीक हो गया? मीन्स के सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आपको समझ भी आएगी। देखिए, लेट्स सपोज बच्चों, मेरे पास क्या है? एक फिजिकल बैलेंस है जिसके ऊपर हम लोग मास को मेजर करते हैं। ठीक हो गया? अब मेरे पास फिजिकल बैलेंस का जो ऊपर अपर रॉड होता है, ये इनिशियली क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, एक साइड पे मैं उसके तराजू के अंदर क्या रख देता हूँ? एक नॉन मैस रख देता हूँ। जैसे 5 kg का जो पत्थर होता है ना, वो मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? ये रॉड एक तरफ से नीचे हो जाएगा, एक तरफ से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ मैस ज्यादा हो गया है। ठीक हो गया? अब क्या होगा? दूसरी तरफ में एक अननोन क्वांटिटी डालना शुरू करूंगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं शुगर को ऐड करना शुरू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे शुगर ऐड करता जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं शुगर ऐड करता जा रहा हूँ, मुझे मास ऑफ शुगर का इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो शुगर का कितना मास है, बट मैं बस जस्ट उसको ऐड करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा कि ये रॉड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये रॉड स्ट्रेट होने का मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि रॉड के जो बोथ एंड्स हैं वहां पे जो मास है वो इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं, पहले जिस शुगर का मास मुझे नहीं पता था, अब मैं कह सकता हूं कि दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ दिस स्टैंडर्ड।
मतलब कि वो जो 5 केजी का जो पत्थर हमने स्टैंडर्ड लिया था, अब शुगर का मास और उसका मास इक्वल है, तो अब वो जो शुगर है वो कितनी है, 5 केजी है। इसमें एक्चुअल में बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कंपैरिजन किया है। ठीक है, कंपैरिजन किया है, तभी हमारे पास क्या हुई है, मेजरमेंट हुई है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरह हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक हो गया, उसके लिए अब मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट, मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर रॉड यूज करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। मतलब हर एक मेजरमेंट के लिए हमने कोई ना कोई एक स्केल रखा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब लेट्स सपोज बच्चों, हमारे पास मेजरमेंट के लिए हम जरूरी नहीं समझते, कोई ऐसा पॉइंट आता है ना जहां पे हम जरूरी नहीं समझते कि यार मुझे ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, बस हम एक तुक्का लगाते हैं। हम कहते हैं कि यार हाँ इसका मैथ होगा ऑब्जेक्ट का कोई 2 kg 3 kg, या आप किसी अपने दोस्त को देख लेते हो, अगर आपका मैथ होता है 50 kg या 60 kg, तो आप कहेंगे कि हाँ यार आपका भी मैथ कोई 55 to 60 के राउंड अबाउट होगा। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते, ऐसा कहते हैं ना। तो अब इसके अंदर एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम एक एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं, हम उस वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से एक अंदाजा लगा के बताते हैं, जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कहते हैं, जैसे यहां से डिस्टेंस को हम कहते हैं, डिस्टेंस यहां से जी आपके स्कूल तक कितना टाइम लगता है, आप कहते हैं यार 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अब वहां पे आपने एग्जैक्टली जो है तो टाइम मेजर तो नहीं किया ना, आप एक अंदाजे से बता रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेशन। तो आए इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसके जो मेजर पॉइंट्स है वो हाईलाइट करके भी रखे हुए हैं, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। When the process of calculating an approximate value for a physical quantity, when an exact calculation is not possible or necessary। अब एस्टिमेशन का जो कंसेप्ट आता है ये कहां पे आता है, ये उस जगह पे आता है जहां पे आप लोग जो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकते, या उसको यूज करना जरूरी नहीं समझते। ठीक हो गया, मतलब मैं सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूँ। आप डेली बेसिस पे घर से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से वापस घर आते हो, ठीक है, आपको इतना अंदाजा डेली बेस पे हो गया है कि मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक हो गया, या 15 मिनट लगते हैं मुझे कॉलेज तक। तो आप क्या कॉलेज से घड़ी पे टाइम स्टॉप वॉच ऑन स्टार्ट करके और फिर घर पहुंचते हो और फिर आप एग्जैक्ट क्या उसकी एक्यूरेसी चेक करते हो, नहीं करते। क्यों, क्योंकि डेली आने जाने से आपको एक अंदाजा हो चुका है कि भैया मुझे 15 मिनट लगते हैं घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। तो इस वजह से आपको उसकी आप जरूरत नहीं समझी आपने कि आप स्टॉप वॉच को यूज करके उस टाइम को कैलकुलेट करें। तो मतलब कि ये जो प्रोसेस था ये एक्चुअल में क्या था, एस्टिमेशन था। हम लोग डिफरेंट डेली लाइफ में कई जगहों पे हम लोग एस्टिमेट लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के मास को लेके, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को लेके, यहाँ से जी कॉलेज से घर तक का डिस्टेंस कितना, आप कहते हैं यार 3 से 4 किलोमीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा। ठीक हो गया, तो अब आप वहां पे क्या मीटर रॉड लेके घर से कॉलेज तक का डिस्टेंस मेजर करते हो, नहीं करते ना, वहां क्योंकि जरूरत नहीं है। आप डेली वहां पे आते जाते रहते हो और आपको एक अंदाजा हो चुका है कि यार इतना डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया, या जरूरत ना भी समझे तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए कि आप इतना लंबा डिस्टेंस जो है तो क्या करो, मेजर कर सको, मीटर रॉड को घर से एडजस्ट करते 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 कॉलेज तक लेके जाओ, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वही तो कह रहे हैं कि व्हेन एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल, तो वहां पे फिर क्या आता है, वहां पे फिर ये एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स बताऊं कि एस्टिमेट द टाइम टू ड्राइव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपने क्या किया, आपने एस्टिमेट लगाया एक टाइम का, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब वो पॉइंट क्या हो सकता है, वो आपका घर, घर से आपका कॉलेज हो सकता है। ठीक हो गया, तो इस घर से कॉलेज तक का जो टाइम है वो आपने एस्टिमेट किया हुआ है, 15 से 20 मिनट आप कहते हो कि इतना लग जाता है। ठीक है, तो क्या आप वहां पे आपने क्या कैलकुलेशन की, नहीं, आपने एक एस्टिमेशन की। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है एस्टिमेशन, ये एक्चुअल में इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। अब आप लाइब्रेरी में चले जाते हो, ठीक हो गया, और आप देखते हो कि यार एक खाने में अगर 50 किताबें पड़ी हैं तो 10 खाने हैं तो 500 किताबें होंगी। ठीक है,
आप यही कहते हो ना, आप ये अंदाजा लगा रहे हो। तो फिर आपसे कोई पूछता है कि बताएं यार इस लाइब्रेरी में कितनी किताबें पड़ी हुई है, तो क्या आप एक एक करके किताब गिनोगे? आपने नहीं गिनना, बस आप एक अंदाजे से बोलोगे कि यहाँ पे 450 से 500 किताबें, किताबों 500 किताबों की कैपेसिटी है, तो 450 से 500 किताबें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एस्टिमेशन है, ये कॉन्सेप्ट है एस्टिमेट का। अच्छा, उसके अलावा एक थर्ड है कि एस्टिमेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहां से आप क्या करते हो, आप बिल्डिंग की हाइट भी कभी एस्टिमेट लगा सकते हो। अब आप एक बिल्डिंग के आगे खड़े हो और आप उस बिल्डिंग को देख रहे हो, उसके 10 फ्लोर है। ठीक हो गया? मैं आपको कहता हूं कि बच्चे मुझे बताएं कि इस बिल्डिंग का की लेंथ कितने मीटर होगी, इस बिल्डिंग की लेंथ कितने मीटर होगी। तो अब आप क्या वहां से मीटर मीटर टैप होती है, जो मेजरिंग टेप होती है, वो लगा के या मीटर रॉड को यूज करके क्या आप उसकी लेंथ मेजर करने लग जाओगे? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा कर भी नहीं सकते। ठीक हो गया? तो आप फिर करोगे क्या? देखिए, नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे जो हाइट ऑफ रूम्स होती है वो 10 फुट तक होती है, 10 से 12 फुट होती है। ठीक हो गया? तो आप 10 फुट अगर आप कंसिडर कर लें, तो आप कहते हैं कि जी अगर एक फ्लोर में हाइट जो रूम की है अगर वो 10 फुट है, तो 10 फ्लोर है तो 100 फुट हो गए, और 10 फुट के अंदर आई थिंक 3 मीटर आता है, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 30 मीटर। तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्डिंग की जो मेजरमेंट है दैट इज 300 मीटर। ठीक हो गया? 10 फुट है ना, और 10 फ्लोर है, तो दैट इज आर 100, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 300 मीटर। तो आप कहोगे कि हाँ ये 300 मीटर हो सकती है। ठीक हो गया? तो अब एक्चुअल में यहां पे भी आपने क्या किया, आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की, आपने एक एस्टिमेट लगाया उस वैल्यू का। ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस लिहाज से आपकी बुक में डाला गया है कि आपको इस तरीके की कैलकुलेशन का भी अंदाजा हो कि ये एस्टिमेशन क्या होती है, किस बला का नाम है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पे मैंने लिखा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब ये जरूरी क्यों है, हम इसको पढ़ते क्यों है? ठीक है? तो देखें, एस्टिमेटिंग हेल्प्स बिल्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे अंदर एक ऐसे एक करेक्टर को बिल्ड कर देती है कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने की एक सलाहियत हमारे अंदर आ जाती है। ठीक हो गया? अब आपने क्या किया, आपके पास एक बैग है, उस बैग का आप अंदाजतन कहते हो कि यार इसका मैस होगा कोई 10 kg हो सकता है। ठीक हो गया? अब आपने कहा कि नहीं मैं इसका मेजरमेंट करता हूं, मैं इसका वजन कैलकुलेट करना चाहता हूं। आपने जाके उसको बैलेंस के ऊपर प्लेस कर दिया। जब बैलेंस के ऊपर प्लेस किया तो वो उसको 50 kg बता रहा है। तो क्या आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा कि आपने उसको इतने इजीली होल्ड किया हुआ है और आपके अंदाजे से वो 5 से 10 किलो होना चाहिए, बैलेंस हमें बता रहे कि वो 50 kg है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहां से अंदाजा हो गया कि ये चीज, ये जो फिजिकल बैलेंस है ये एक्चुअल में खराब है। ठीक हो गया? तो आप इस तरह आप टाइम वॉच, स्टॉप वॉच लगा के आप टाइम मेजर कर रहे हैं, घर से कॉलेज आ रहे हैं। ठीक हो गया? अब आपको पता है 15 मिनट लगते हैं। ठीक है? तो आपकी वॉच जो है तो उसने 5 से 7 मिनट आपको बताए, तो वहां से आपको क्या अंदाजा होगा कि वो वॉच खराब हो चुकी है, या तो उसका सेल खत्म हो गया है, या वो सही वर्क नहीं कर रही। ठीक हो गया? तो ये जो एस्टिमेशन है ये एक्चुअल में हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग का जो नॉलेज है इसको भी बिल्ड करती है। हम एकदम से किसी भी चीज के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते, हम फिर अपना दिमाग भी यूज करते हैं। ठीक हो गया? हर एक कैलकुलेशन के ऊपर फिर हम बिलीव नहीं करने लगते, क्योंकि इस एस्टिमेशन का जरूरत ही यही है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आपके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है कि आप किसी भी मेजरमेंट की जो कैलकुलेशन है उसको अपने माइंड के जरिए भी कर रहे होते हैं, और आपको अगर वो वैल्यूज में कोई गड़बड़ नजर आती है तो आप उसको कैच कर लेते हो कि यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मशीन खराब है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, या इतनी कैलकुलेशन या इतनी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है, ये दैट इज एक्चुअली एस्टिमेशन। ठीक हो गया? सेकंड पॉइंट देखें, व्हेन एग्जैक्ट डेटा इज अनअवेलेबल, एस्टिमेशन अलाउज फॉर प्रोग्रेस इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब अगर आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यूज या एक एग्जैक्ट डेटा आपके पास मौजूद नहीं है और आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो फिर एस्टिमेशन आपको क्या करती है,
हेल्प आउट करती है कि आप उसके लिए कोई कैलकुलेशन कर सको। अब सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्स्ट फ्लोर की छत पे एक बच्चा खड़ा है और मैं क्या आपसे पूछता हूं कि बताओ इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाओगे, P इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको एग्जैक्ट डेटा गिवन नहीं है, ठीक हो गया, और आप कहते हो कि जी इस बच्चे की हाइट अगर 5 फुट है, नहीं 5 फुट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दी है, 4 फुट कर दो, ठीक है। तो 4 फुट का अगर इसकी हाइट है तो अगर देखा जाए तो इसका मास जो होना चाहिए तो 35 से 45 केजी के दरमियान होना चाहिए। ठीक हो गया, 35 से 45 केजी के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एस्टिमेट आपने लगाया। फिर आपको ग्रेविटी 9.8 है। हाइट के लिए आप कहते हो कि अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है तो 10 फुट हाइट होनी चाहिए, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो दैट वो राउंड अबाउट 3 मीटर्स तक वो बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आप वहां पे क्या करते हो, वैल्यूज पुट करके और आप वहां से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं थी, बट आपने क्या किया, आपने एक गैस लगाया उसके मास से रिलेटेड, उसकी हाइट से रिलेटेड, और आपने कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब एस्टिमेशन जो है ये इसलिए भी जरूरी है, और ये हर इंसान का एक अंदाजा होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि हमारे पास कितने मिस्त्री जो है तो बाहर घरों को बिल्ड कर रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, तो क्या वो कैलकुलेशन के बेस पे चलते हैं मोस्टली। देहात शहरों में तो अब ये चीज आ गई है कि आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, बट अगर हम लोग देहातों की बात करें तो वहां पे इतनी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, या पुराने जमाने की हम बात करें तो उनके पास मीटर रॉड और ये लेंथ को मेजर करना, ये वो अंदाजे से बस इतना रूम को हाइट कर ली, इतनी लेंथ कर ली, और ये सेटअप बना के वो अंदाजे से हमेशा हर एक काम करते थे। ठीक है, तो अब एस्टिमेशन के अंदर हम लोग तीन चीजों को देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ लेंथ, एस्टिमेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ, और एस्टिमेट मास फ्रॉम डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया, ये तीन पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब एस्टिमेशन ऑफ लेंथ क्या है, मेकिंग द एजुकेटेड गेस अबाउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस विदाउट यूजिंग द मेजरिंग टूल। एस्टिमेशन ऑफ लेंथ क्या है कि आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हो, उसका मेजर नहीं कर रहे, सॉरी, उसकी आप एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहे हो, और विदाउट मेजरिंग दैट लेंथ एग्जैक्टली। ठीक हो गया, आपने उस लेंथ को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया और आप अंदाजे से बता, आपका दोस्त खड़ा है, आपकी अगर हाइट 5 फुट 7 इंच 8 इंच है, तो आपका दोस्त अगर आपके साथ खड़ा है तो आप उसकी जो हाइट है वो आप कहते हो कि यार मेरी अगर 5 7 है, तो आप अगर मुझसे कद में छोटे हो तो आप 5 6 5 5 हो गए। ठीक है, तो अब आपने क्या उसकी लेंथ हाइट एग्जैक्टली मेजर की नहीं, आपने क्या किया, एक एस्टिमेट लगाया उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, तो ये एक्चुअल में क्या है, हाइट उसकी लेंथ में नहीं आती, ये एक्चुअल में आप एस्टिमेट कर लगा रहे हो किसी लेंथ का। ठीक हो गया, इसी तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बिल्डिंग का, बिल्डिंग के लिए आप 300 मीटर आपने गैस लगाया, ठीक है, तो वो भी किस में आ रहा था, वो भी लेंथ को ही तो गैस कर रहे थे आप, तो इसीलिए वो भी एस्टिमेशन ऑफ लेंथ में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए पुराने जमाने में जब हमारे पास ये मीटर रॉड नहीं होता था तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। लोग यूं भी करते थे, यूं 1 गेट 2 गेट 3 गेट और ये जाते जाओ, इस तरह लेंथ मेजर होती थी। हाँ, इस तरह ये अभी भी अक्सर दुकानों पे चले जाए तो वो यूं करके कपड़े को नापते हैं जी, 1 मीटर फिर 2 मीटर फिर 3 4 मीटर। अब ये कौन सा है, अब वहां पे क्या ये एग्जैक्टनेस है इसमें लेंथ में, एग्जैक्टनेस तो इसमें नहीं है, एक्यूरेसी तो इतनी नहीं होगी, बट उनके पास एक पैरामीटर है, अब उन्होंने अपने एस्टिमेशन के जरिए क्या किया है कि हाँ जी इतना 1 मीटर हो सकता है, उन्होंने अंदाजा लगाया है। ठीक हो गया, कि यहां से वो स्टार्ट करते हो और फिंगर की यहां तक वो एक 1 मीटर कंसिडर करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एस्टिमेशन हो रही है किस चीज की, लेंथ की। ठीक हो गया, अब एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ। अब अगर आप क्या करते हो, आपको मैं कहता हूं कि ये बॉक्स है, इसका मुझे एरिया फाइंड करके दो। ठीक है, तो अब जाहिर बात आप एरिया फाइंड करोगे तो आपको लेंथ चाहिए होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ठीक है, आपने ये लेंथ देख ली, इसको मेजर किया, एस्टिमेट लगाया, जैसे भी किया, और फिर आपने लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ किया तो आपके पास एरिया आ जाएगा।
ठीक है। अब आपके पास वो एग्जैक्ट एरिया, क्या ये एग्जैक्ट इसी ऑब्जेक्ट का एरिया होगा? नहीं, ये एस्टिमेटेड एरिया होगा। अगर आपको वॉल्यूम का मैं बोलता हूं कि आप वॉल्यूम बताओ, आपने ये वाली लेंथ एस्टिमेट की, ये वाली लेंथ एस्टिमेट की और ये वाली लेंथ एस्टिमेट की, मतलब तीनों एक्सिस में आपने लेंथ को क्या किया? एस्टिमेट किया, लॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जब ये तीनों एक्सिस में आपने एस्टिमेट लगा लिया तो फिर आप क्या करोगे? आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब वो जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी एस्टिमेटेड वॉल्यूम। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आ रहे होंगे, आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक हो गया? उसके बाद आए जरा ये मास और डेंसिटी वाली तरफ। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? अब डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट का मास निकाल रहे हो। ठीक हो गया? अब मेरे पास एक रूम है, उसका मास आपको गिवन है, और वहां पे अगर एयर है तो एयर की डेंसिटी होती है 1 kg पर मीटर क्यूब। अगर आपके पास वहां पे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया? तो मतलब ये डिफरेंट। और अगर कोई सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है, बट 10 पावर 4 kg पर मीटर क्यूब हम नॉर्मली लेते हैं। अच्छा, अब वो भी डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं गिवन, आपके पास बैलेंस नहीं है कि आप क्या करो? मैथ्स को फाइंड करो। आपको एक वॉल्यूम गिवन है और आपको एक डेंसिटी गिवन है, और गिवन नहीं है तो आपने उसको भी एस्टिमेट लगाना है। ठीक हो गया? और अगर गिवन भी है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैथ्स की वैल्यू तो निकाल लोगे, बट क्या गारंटी है कि जब मैं उसको फिजिकल बैलेंस के ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें कुछ और होती हैं, एक्चुअल चीजें कुछ और होती हैं। ठीक हो गया? बट ये हमारे पास एक मेथड है टू एस्टिमेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का मास इतना हो सकता है, और जब आप उसको बैलेंस पे मेजर करोगे तो वो उसके राउंड अबाउट ही होगा, कोई इतना कोई बड़ा फास्ट डिफरेंस नहीं आएगा उनके दरमियान। ठीक हो गया? तो ये एक्चुअल में बच्चों क्या है? एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने एस्टिमेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, इसके अंदर हम लोगों ने उसके रिलेटेड एग्जांपल्स को देखा, फिर ये एस्टिमेशन जरूरी क्यों है वो मैंने डिस्कस की, डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर की। फिर उसके बाद हमने एस्टिमेशन इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, और या डेंसिटी एंड वॉल्यूम के फॉर्म में जो हम लोग डिफरेंट मैथ्स को मेजर करते हैं, तो ये सारी जो इसकी एग्जांपल्स हैं हमने ये भी डिस्कस की। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसके हवाले से। और बाकी जो है तो इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करते जाएं। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।